आप अपने शैक्षिक संस्थानों से दूर हो गए हैं, वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। और अब ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कॉलेजों से, यूनिवर्सिटीज से जुड़कर अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये ऑनलाइन स्टडीज ऑफलाइन का स्थान नहीं ले सकती। परंतु वैश्विक महामारी के समय हम ऑनलाइन का उपयोग करते अपन एक इसकी स्टेपनी के रूप में व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा, अपने आर्थिक क्षेत्र के ऊपर अपन जाएं तो जैसे अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे जितने भी मजदूर भाई आए हैं, जो जहाँ के रहने वाले हैं, उनको वहीं रोजगार मिले, लोकलाइजेशन हो, वहीं उनके काम धंधे की व्यवस्था हो, तो इसमें स्वदेशी का भाव जागृत होगा। तो यदि मान लो ये जो हमारे चैलेंज है, इसको स्वीकार करके अपन इस पर काम कर पाते हैं, तो हम इसमें लोकलाइजेशन करके हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में काम कर सकते हैं। और सामाजिकता के रूप में जो अभी लेटेस्ट देखने को मिल रहा है कि अपने शादी विवाहों के अंदर हम खूब दिखावा करते थे, उसके ऊपर मैरिज होम के अंदर है, उसमें सब करते थे। परंतु अब समाज के अंदर अभी तो 50 व्यक्तियों की जो छूट मिली हुई है, परंतु सब लोगों का मानस ये बन रहा है कि अब ये जो दिखावा है सब बंद होके कम से कम संख्या के अंदर और बहुत बिना दिखावे के शादियां वादियां हो रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इन सब बातों का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं सब हम मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। इसका जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, बहुत कम समय में हम ये जो समुद्र मंथन करके जो निकालेंगे, उसके द्वारा आगे हमारा सबका मार्गदर्शन होगा। मैं अब ज्यादा आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर जेपी यादव साहब, जो वर्तमान में अपने राजऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति हैं। आप मूलतः राजस्थान विश्वविद्यालय में ईएफएम के प्रोफेसर रहे हैं, डीन ऑफ कॉमर्स फैकल्टी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स कॉलेज में प्रिंसिपल, डायरेक्टर पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स, कन्वीनर एग्जामिनेशन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आप सिंडिकेट मेंबर भी रहे हैं, मेंबर फाइनेंस कमेटी भी रहे हैं, और अनेक विश्वविद्यालयों में आप सिंडिकेट के, बोम के मेंबर हैं, और यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। आप इतने एडमिनिस्ट्रेटिव सारी पोस्टों का आपने बहुत दायित्व का निर्वहन करके बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों सबको प्रेरणाएं दी है। इसके साथ साथ ही आपने रिसर्च के क्षेत्र में भी आपके अंडर में 14 स्कॉलर्स ने पीएचडी प्राप्त की है और 4 स्टूडेंट्स ने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आपके अधीन किया है, और आपके लगभग 70 से अधिक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। आज हमें ऐसे एकेडमिशियन और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। आप एकेडमिशियन ही नहीं, आप रिसर्चर भी हैं, साथ ही आप बहुत अच्छे बुक राइटर भी हैं सर। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति ने बुक राइटिंग के लिए पहला पुरस्कार आपको 2015 में प्राप्त हुआ, और दूसरा पुरस्कार बुक राइटिंग के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में आपकी लेखन क्षमता के ऊपर आपको पुरस्कृत किया गया। उसके लिए हम सब आपको एक बार पुनः बधाई देते हैं। और आपके एकेडमिशियन, रिसर्चर, राइटर होने के साथ साथ आपके मानवीय पक्ष भी बहुत प्रबल है। आप गरीब व्यक्ति के जाके दीनहीन की सेवा करने में बहुत विश्वास रखते हैं। एक 15 साल पहले का एक मेरा खुद का अनुभव है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपकी मानवीय पक्ष कितना प्रबल है। कि 15 साल पहले आप जब यूनिवर्सिटी में फ्लाइंग कमेटी के में मेंबर हुआ करते थे, उस समय वो फ्लाइंग में हमारी ड्यूटी लगाने की बात हुई थी, तो ड्यूटियां लग रही थी, पर किसी कारणवश कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का निर्देश आ गया था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज से लोग की ड्यूटियां कम लगानी है। तो एक बार हमारी ड्यूटी लग गई थी, फिर दोबारा ड्यूटी लगने के लिए मीटिंग हो रही थी, हम आते थे तो 2 दिन तक मैं आता रहा। उस समय मेरा आपसे ज्यादा परिचय नहीं था। उस समय आपने मुझे बुला के कहा कि मिश्रा जी, आप 2 दिन से यहाँ बैठे हो, आ रहे हो, आप अपनी क्यों सीएल खराब करते हो, हमारे डीसी साहब के निर्देश आए हैं, अब आपकी ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। हम साफ साफ आपको कह नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है कि डीसी साहब अपना निर्णय चेंज कर दे, तो जब होगा तो हम आपको फोन कर देंगे। आप आके यहाँ बैठते हो, 2 घंटे बैठते हो, आप परेशान मत हो, जब आवश्यकता होगी हम आपको फोन करके बुला लेंगे। तो आप ऐसे आपके मानवीय गुण जो है, जो अगले वाले को प्रभावित करते हैं, और ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ ही हैं। मैं इसी घटना के बाद आपसे जुड़ा हूँ
उसके बाद आपने मुझे इतना स्नेह दिया है। और ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का जब विचार हमारे मन में आया तो सर्वप्रथम हमने आपसे फ़ोन किया कि सर हम ये कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा आपसे बता देना कब और कितनी बजे क्या कहाँ जुड़ना है मेरे को, मैं तैयार हूँ। उस समय तक हमारी डेट भी तैयार नहीं हुई थी, डेट भी तय नहीं हुई थी, और हमने आपसे बिना पूछे डेट तय की और आज हमारे साथ जुड़े हो, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप इसी तरह हमें स्नेह प्रदान करते रहेंगे। और अब मैं जेपी यादव साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हमें इनॉग्रल एड्रेस के द्वारा लाभान्वित करें। जेपी यादव साहब। जेपी यादव साहब। यादव साहब आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ यादव साहब आवाज आ रही है? अब हमारा मार्गदर्शन करो सर। मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस सेमिनार के पैटर्न गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर के प्रिंसिपल डॉक्टर कमल मिश्रा जी, इनकी सारी टीम, डॉक्टर सत्यवती जी, डॉक्टर एम शेख साहब, डॉक्टर रंजीत सिंह जी बुडानिया, डॉक्टर हेमंत मंगल जी, आज इस गोष्ठी से जुड़े हमारे वरिष्ठ साथी, जिनसे हमने विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन काम सीखे, प्रोफेसर अशोक कुमार जी जो कई जगह वाइस चांसलर रहे, अभी भी हैं, प्रोफेसर एल के पारिक साहब, इनसे हमने विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सीखा। मैं विश्वविद्यालय में आने से पहले 5 साल गवर्नमेंट कॉलेज में भी रहा। 1982 से लेकर के 1986 तक गवर्नमेंट कॉलेज दौसा और गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में रहा। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में आया। विश्वविद्यालय में आने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया। यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वरिष्ठ साथियों के सामने मैं अटपटा सा भी महसूस करता हूँ, लेकिन मिश्रा जी ने पता नहीं अचानक जब मैं ये कार्ड छप चुका था तो देखा कि मैं उद्घाटन सत्र का मुख्य अतिथि हूँ और हमारे वरिष्ठ साथी भी इसमें जुड़े हैं। मुझे अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन अब मिश्रा जी ने जो आदेश कर दिया उसका तो क्या करूं। कोविड एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, न केवल भारत के लिए, राजस्थान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रही है। और ऐसे ऐसे देश जिनका नाम अपन इस तरह से लेते थे कि इतने बड़े हेल्थ के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत पावरफुल देश हैं, उनकी स्थितियां भी बहुत खराब हो रही हैं। बाद में हमारे देश में भी ये समस्या आई। जब ये समस्या आई तब इसकी गंभीरता का शायद किसी को पता नहीं था, अपन सबको भी पता नहीं था और उनको भी पता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल बताएंगे, क्योंकि उनका एरिया भी है ये, तो क्या कारण है। डॉक्टर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। आज की इसमें वक्ता हमारे मिलाप पूनिया जी जेएनयू से भी जुड़े हुए हैं, एसआर अधिकारी जी काठमांडू से जुड़े हुए हैं, बीएन मिश्रा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्रदीप अग्रवाल साहब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और कल के सत्र में भी बहुत प्रमुख वक्ता हैं और बहुत सारे रिसर्चर और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स इस वेबिनार से जुड़े हैं। बहुत सारे पहलुओं पर अच्छे सुझाव आएंगे। लेकिन जब पहली बार भारत में ये महसूस किया गया कि ये समस्या आ गई है और सरकारें सतर्क होने लगी, हमें बड़ा गर्व है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहल करी और सबसे पहले लॉकडाउन की बात कही। और उसके बाद सभी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने भी, अन्य राज्य सरकारों ने भी, सबने इसको बहुत गंभीरता से लिया और सबने मिलजुल करके लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन और बहुत लंबा लॉकडाउन, और अब अनलॉक का समय चल रहा है। लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या
उसी तरह से बढ़ती जा रही है। कुछ जगह बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र में बम्बई हो, चाहे अहमदाबाद हो, शुरू में जयपुर में भी थे, शुरू में राजस्थान का हमारा भीलवाड़ा मॉडल पूरी देश और दुनिया, और राजस्थान में इसका प्रबंधन जैसा मिश्रा जी कह रहे थे बहुत अच्छा प्रबंधन है, डेथ रेट बहुत कम है। हमारी सरकार बहुत इस मामले में जागरूक है, बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं। बाकी सरकारें और केंद्र सरकार भी इसके विभिन्न पहलुओं को बहुत गंभीरता से ले रही, और इसके जो इम्पैक्ट हैं, चाहे वो सोसाइटी पे हैं, चाहे इकोनॉमी पे हैं, चाहे एनवायरनमेंट पे हैं, बहुत गंभीर परिणाम अपन सब बहुत नजदीकी से देख चुके हैं। 2-2.5 महीने से घरों में बंद होना, और भारत जैसे देश के लिए जहां हम अब ये महसूस कर रहे हैं कि हम अशोक कुमार जी का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, हम आदरणीय पारिक साहब का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, मिश्रा जी से नहीं बात कर पा रहे हैं। बात करने का मेरा आशय है, भारत में जिस तरह की परंपराएं हैं व्यक्तिगत मिलके, वो नहीं हो पा रहा है। ये तकनीकी है कि जिसके माध्यम से अपन सब भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सीरियल टीवी पे चल गए, उससे काम चल गया, और फोन और मोबाइल के माध्यम से अपन सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की याद आने लग गई है। और जो डर और भय का माहौल है कि कहीं अपन बाहर निकलें और कहीं कोरोना नहीं लेके आ जाएं, ये डर सब में व्याप्त है। हालांकि सरकारें बहुत गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रही हैं, बहुत सारी एडवाइजरी जारी हो रही, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव आ रहा है। 2-2.5 महीने से सब कुछ काम बंद है, और काम ही बंद नहीं है, इसके इम्पैक्ट के कारण जो कुछ दशा हमने देखी कि मजदूर जिस तरह से कई दिन तक बैठे रहे कि ये समस्या से निजात पा जाएंगे, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, सरकारों की मजबूरी थी, सब कुछ बंद करना पड़ा, तो लोग पैदल ही चल पड़े, हजारों हजारों किलोमीटर पैदल, अपने बूढ़े माँ बाप को बैठा करके पैदल, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, उनके पैरों में नंगे पांव, जिस तरह की हालात हो रही, जिन बच्चों को दूध और अन्य चीजें मिलनी चाहिए, पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा था, इस तरह का सब कुछ हालात हमने देखा। निश्चित रूप से सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, खेती पर इसका बहुत इम्पैक्ट प्रभाव आया। हमारी जो भी सब्जियां वगैरह या कृषि उत्पाद थे, उनकी बिक्री ठीक से नहीं हो पाई। हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, वो चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सारा व्यापार एक तरह से ठप हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात सब बंद हो गए। और तो और ऐसा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि इतने लंबे समय तक ट्रेन बंद रही हुई, इतने लंबे समय तक व्हीकल बंद होने के कारण पेट्रोल का, डीजल का, चाहे सरकार इतना ही उस पर रेट बढ़ाए टैक्स की, उसके बावजूद जब कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, तो सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सरकार की रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को। हमको मजबूरी में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत खर्च करना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रदेशों को, ऐसे देश को जहां बजट और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, वहां अगर बहुत बड़ा पैसा इनमें खर्च करना पड़े तो फिर बाकी विकास के काम कैसे होंगे? तो इस तरह का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आया, बहुत सारे गंभीर परिणाम इसके आए। बहुत सारे मजदूरों ने, उनके विचार सुनते हैं, उन्होंने सौगंध खा ली कि अब हम नहीं जाएंगे। जब अनलॉक शुरू हुआ तो फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि मजदूर नहीं है, और स्किल मजदूर नहीं है, हर कोई मजदूर से काम नहीं चल सकता। अगर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, आपको प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, तो स्किल मजदूर का होना बहुत ज़रूरी है। वो सब छोड़ करके वापस चले गए, और अब जल्दी से आएंगे नहीं, लेकिन एक गंभीर समस्या और है कि आएंगे नहीं तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये तो हम आभारी हैं कि नरेगा जैसी स्कीम जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही थी, और उसके इम्पोर्टेंस को जाने अनजाने कई लोगों ने कहा कि ये तो पैसा लुटाया जा रहा है, लेकिन अब समझ में आई कि नरेगा के कारण उन मजदूरों को और ऐसे गरीब लोगों को इस संकट के समय बहुत सारा मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना साबित हुई। समस्याएं हमारे सामने एजुकेशन में आई, मिश्रा जी सही कह रहे थे, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए, सारे स्टूडेंट और टीचर सब अलग थलग पड़ गए। बात चल रही है कि अपन इन माध्यमों से जुड़ें, जुड़ तो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शुरू में जब मोबाइल आया था, जब सूचना क्रांति की बात हुई थी, राजीव गांधी जी ने भी 21वीं सदी की बात कही थी, तो लोग आश्चर्य करते थे, बेरोजगारी हो जाएंगी, कैसे होगा, ये सब कुछ होगा।
लेकिन आज उसका महत्व अपन को समझ में आ रहा है। इससे बड़ा फायदा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, हमारी गिरदावरी की रिपोर्ट और दूसरे सरकारी आदेश और सरकारी सारी प्रक्रियाएं, उससे तुरंत फाइलें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, तहसीलदार और पटवारी के आगे पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, उसका फायदा निश्चित रूप से मिला है। और अब ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, सुझाव बहुत अच्छा है। मैं नए शिक्षक साथियों को कहूंगा कि देर सवेर अपन को इस तकनीक में जाना पड़ेगा। लेकिन अब एक मैं बड़ा संकट मेरे सामने भी कई बार बहुत सारी मीटिंगें हुई, महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ भी हुई, उच्च शिक्षा मंत्री जी के साथ भी हुई, और सब चिंतित हैं कि अध्ययन कैसे कराएं। और ऑनलाइन की बात सब कह रहे हैं और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ये चालू भी कर दिया। सारी चीज बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि हमारे शिक्षक साथी अभी इस ट्रेंड, इस टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली नहीं है। दूर दराज के गांव में बैठा हमारा गरीब व्यक्ति, गरीब छात्र, एक दिन में पेपर में पढ़ रहा था कि 9th क्लास की एक छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको मोबाइल दिलाने की स्थिति में उसके घर वाले नहीं थे और ऑनलाइन क्लास हो रही थी। तो ऐसे दूर दराज में बैठा गरीब छात्र, और वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और वहां पर इन सारे तकनीकी का सही तरह से उपयोग, ये करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अपन को ऐसी तकनीक खोजनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि हमको सरल, सहज और जो आम आदमी उसका उपयोग कर सके, गरीब छात्र उसका उपयोग कर सके, दूर दराज में बैठा व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, इस तरह की तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। शिक्षक का विकल्प ऑनलाइन शिक्षक कभी नहीं हो सकती, अभी भी मेरा ये मानना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारे बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन है। अगर बिना शिक्षक के ये काम चल जाए, शिक्षक का अपना महत्व है। हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमें मैथ्स के टीचर याद आ रहे हैं, मिश्रा जी को भी अच्छी तरह से वो पहाड़े रटा के डेढ़ा ढाया ये वो। आज तो हमारी स्थिति ये हो गई कि किसी भी स्टूडेंट को ये कहो कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो तुरंत कहता है पहले कैलकुलेटर दो, फिर 2 + 2 करता है। हमें बहुत सारे मोबाइल नंबर याद रहते थे, टेलीफोन नंबर याद रहते थे, अब सारे याददाश्त गायब हो गई। टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है। तो हमको इस तरह की ऑनलाइन टेक्निक करनी पड़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में, जहां आम आदमी की पहुंच में हो, सुलभ हो, वो ठीक से उसको समझ सके और व्यवहारिक हो। दूसरे काम जो भी ऑफिस का काम और सारे काम ये ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं, निर्देश जारी करना, ये सब कुछ करना, गवर्नमेंट का सर्वे और तरह के तथ्य ये ऑनलाइन बहुत अच्छे, तुरंत अपन को दिन में 2-3 बार पता लग जाता है कि कोरोना के पेशेंट किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ कितने कितने। ये सब टेक्निक का ही फायदा है। तो निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को अपन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ये दृढ़ मत है कि भारत जैसा देश, जहां हमारी पुरानी कुछ अच्छी परंपरा है, आज भी मेरा ये मानना है कि खेती और गांव का दुग्ध व्यवसाय, उन पे लोग टिके हुए हैं, वो सबकी जरूरत है। अगर वो ठीक रहेंगे तो कई दिनों तक संकट से अपन बच सकते हैं। इसलिए जरूरत है खेती को ठीक रखा जाए, अपनी दुग्ध व्यवस्था को ठीक रखा जाए, गांव में सब्जी ठीक से और उसकी ठीक से मार्केटिंग हो। हमारा छोटा व्यापारी, मुझे याद आता है जब हम छोटे थे तो गांव में एक बड़ी संतुलित व्यवस्था थी कि गांव में जब भी कोई काम होता था, किसान उसके साथ साथ गांव में जो भी मटके बनाने वाला जो कुम्हार होता था, लुहार होता था, जूते बनाने वाला चर्मकार होता था, और दूसरे नाई कटिंग करने वाला जो होता था, कपड़े सीने वाला जो टेलर होता था, उन सब में आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन था कि गांव की अर्थव्यवस्था हमारी बहुत सुदृढ़ थी और उनको दूसरे के सहारे रहने की जरूरत नहीं थी और वो बड़े संतुष्ट थे। अपनी सीमित आवश्यकताओं में लोग संतुष्ट रहते थे। गांव में इतना मेल मिलाप और भाईचारा था, लेकिन न कोई जातिवाद की बात थी, न कोई ऊंच नीच की बात थी, आपस में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण था। विकास की इस दौड़ में हमने अंधाधुंध प्रकृति के साथ विद्रोहन किया, बहुत सारे पेड़ जंगलों को नष्ट कर दिया। अभी देखो कितने दिन में सारी नदियां साफ हो गई बिना पैसा खर्च करे, जबकि पहले सरकारें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही। पर्यावरण में जो धुआं का लेवल इतना बढ़िया हो गया,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बंद रहें, ये सब चलने चाहिए, लेकिन अपन को इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को बैलेंस रखें अपन, नहीं तो ये प्रॉब्लम होंगी। ये इम्बैलेंस होंगे तो कभी भी इस तरह के महामारी आएगी, कभी भी इस तरह के भूकंप आएंगे, कभी भी इस तरह की तेज बारिश आएगी, कभी बरसात नहीं होगी, कभी अकाल पड़ेगा, कभी सूखा पड़ेगा, कभी अतिवृष्टि होगी, ये सब चीजें आएंगी। इसलिए प्रकृति को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक भी इसमें जोड़ा गया है। आजकल स्थिति ये हो गई कि अपन विकास के नाम से उस तरह का हमारा खान पान हो गया। 2-2.5 महीने से हम बाहर का नहीं खा रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं ना। और ये हमारा ये सब कुछ कहा जा रहा है कि इस कोरोना का इलाज हमारे घर में है, हमारी देसी रसोई में है। अशोक कुमार जी ज्यादा जानते हैं इस मामले में। हमारी हल्दी, हमारी तुलसी पत्ती, हमारी अदरक, हमारी काली मिर्च, हमारी लौंग, ये सब उपचार अपने घर में है, जो पुराने हमारे सिस्टम में थे। खाना बैठ करके खाना, व्यवस्थित रूप से खाना। लेकिन पिछले कुछ समय में अंधी दौड़ में हम बाहर खाना प्रतिष्ठा का विषय हो गया कि बाहर खाने नहीं जा रहे हैं तो पिछड़े समझे जाएंगे। और 2-2.5 महीने में नहीं गए तो कितना पैसा बचा, शुद्ध खाना खाने को मिला। बर्गर, पिज्जा, ये वो। आज के सारे विद्यार्थी, हम सब छोटे थे तो हमें दूध, दही, मिठाई, इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद थी। आज बिल्कुल नमकीन, बर्गर, पिज्जा पर होने लग गए। तो निश्चित रूप से हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम हमारे पुरानी अच्छी परंपराओं को छोड़ेंगे तो उसका हमारे पर गलत इम्पैक्ट आएगा। इसलिए कोरोना ने हमको सीख दी है कि हम घर का शुद्ध भोजन करें। कोरोना ने हमको सीख दी है। पहले जब हम बाहर से आते थे, अपने जूते बाहर खोलते थे, अब कोरोना के कारण खोलने लग गए। बाहर हाथ धोते थे, अब कोरोना के कारण धोने लग गए, चाहे मजबूरी में धोने लग गए। लेकिन ये पुरानी परंपराएं पहले थी। बाकायदा जब खाना बनता था तो चौका वौका लग करके साफ सुथरा होकर के फिर खाना बनता था। और उसमें इस तरह से नहीं जैसे आजकल का जो बफे सिस्टम हो रहा है, सब एक साथ। अब तो कोरोना ने कह दिया नहीं नहीं, सब दूर दूर हो, टच मत करो, वापस हम वहीं ला रहे। तो कुछ अच्छी बातें भी कोरोना ने सिखाई है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जो अच्छी चीजें हैं उनको अपन को छोड़ना नहीं चाहिए। एक समस्या और आई कि जब से मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी आई, अच्छी बात है, इसका बहुत उपयोग है। लेकिन घर में 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर्स के पास 4 मोबाइल हैं, एक ही ड्राइंग रूम में बैठे, 2.5 महीने में अब इतना अच्छा लग रहा है। कल्पना करो जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेले हैं, वो इस बंद के माहौल में कितने दुखी हो रहे हैं। अपन घर में सारे मेंबर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो डर भय थोड़ा कम हो रहा है। तो वही माहौल फिर वापस आ गया है कि हमको संयुक्त परिवार की बात, और उसमें दूरी और सफाई, साफ सुथरे रहने के सारे नियम, कायदे कानून, देसी भोजन, ये सब करने पड़ेंगे। हमारे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने पैकेज तो घोषित कर दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गांधी जी की बात करें, चाहे किसी की बात करें, पुराने जमाने से ये बात होती जा रही है कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि छोटे उद्योगों को बचाया जाए, लघु कुटीर उद्योगों को बचाया जाए। असली रोजगार तभी मिलेगा इतनी बड़ी तादाद में, नहीं तो बेरोजगारी की समस्या रहेगी, गरीबी की समस्या रहेगी। शहर में बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, गांव से मजदूर शहर में आएंगे, धारावी जैसी बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियां, कच्ची बस्तियां होंगी। वहाँ जो है माहौल किस तरह का होगा, किस माहौल में लोग बाग रह रहे हैं, किस माहौल में मजदूर रह रहे हैं, इन सब चीज़ों को आगे रोकने की ज़रूरत है। इस तरह की प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज शहर से बाहर लगाई जाए। गाँव के छोटे छोटे उद्योग जो भी है, लघु कुटीर उद्योग है, उनको बड़े उद्योगों के सहयोगी के रूप में डेवलप किया जाए। उनको कंपटीटर नहीं बनाया जाए, क्योंकि कंपटीशन में वो नहीं चल पाएंगे। लेकिन बहुत सारा
कच्चा माल इन छोटे उद्योगों से आता है, खेती से आता है। ये बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में है, ये रोजगार देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को ठीक से वापस पुनर्जीवित करने का काम किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज़्यादा अवसर हो सके। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें लिए गए हैं। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की बात हुई है, एनवायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट का आपने टॉपिक रखा है, रूरल और अर्बन परसेप्शन की बात करी है, बहुत सारे काजेज और सोर्सेज ऑफ कोरोना, इसका कैसे दूर करें इसकी बात करी है, और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करी गई है, रोल ऑफ एनजीओज की बात करी है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश में अगर अपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इस डेवलपमेंट की पॉलिसी को इस तरह से धुआंधार डेवलपमेंट एक ही जगह करने के बजाय पूरे देश में छोटे उद्योग का अलग एरिया और एसएमईज का अलग एरिया, बड़े उद्योगों का अलग एरिया, और उसको आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक करके, एक दूसरे के सहयोगी रूप में करके, उनकी अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था करके, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा के, ये सब चीज़ें अपन करेंगे तो निश्चित रूप से देश की स्थिति अच्छी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत इन सारी समस्याओं को, इस तरह की जो भी समस्याएं आई, इनका सामना करने में बहुत सक्षम है। दुनिया में बैंक फेल हुए, भारत के बैंक फेल नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बचत का सिस्टम, हमारे यहाँ का घर में जो एक कंट्रोल, हमारे यहाँ के संस्कार, हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम, एक दूसरे के प्रति सबसे बड़ी बात संतुष्टि की है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो पुराने जमाने के लोग जो कम काम करके, कम उत्पादन करके भी संतुष्ट थे, और आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बहुत सारे उत्पादन, बहुत ज्यादा उत्पादन करके भी संतुष्टि नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में मानसिक तनाव की स्थिति आ गई है। कोरोना के कारण भी आई है और इस भागम भाग की दौड़ के कारण भी आई है। इस मानसिक स्थिति के, इस संकट के लिए भी अपन को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आपस के संबंधों को अच्छे बनाने की जरूरत है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के जो भी नियम, कायदे, कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है या जो भी है, अब ये समस्या तो थोड़े समय की है, लेकिन इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। हर 100 साल बाद इस तरह की बड़ी समस्या आती है। बीच में दुनिया भर की कई तरह की बीमारियां, कई तरह के वायरल बुखार, पुराने जमाने में चेचक, प्लेग, ये सब बीमारियां होती थी। इन सब का समाधान निकलता है, निकालने की जरूरत है। सबको आगाह कर दिया है इस बीमारी ने कि हमको हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। केरल में एजुकेशन सिस्टम ठीक था तो सारे काम ठीक से चल रहे हैं, इसलिए शिक्षा को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, खेती और डेयरी, उससे जुड़े हुए उद्योग और लघु, कुटीर और छोटे उद्योग और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सके और लोग भयंकर टेंशन में नहीं रहें, और वो एक अच्छे माहौल में इस तरह से देश में विकास हो, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही कि शादी ब्याहों में जो अनावश्यक खर्चा था वो कम होने लग गया, लोग अनावश्यक रूप से इधर उधर फालतू नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। ये सीख हमको सबको मिली है, इन सीखों को ध्यान रखने की जरूरत है। अनावश्यक खर्चे करने की जरूरत नहीं है, आपस में मिलजुल करके, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग कर करके एक देश को ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब लोगों का साथ रहे, सब एक दूसरे से मिलजुल करके चले, आपस में किसी तरह का वैमनस्यता नहीं हो, जातिवाद और सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, और सभी सेक्टर्स के डेवलपमेंट की एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें उद्योग, व्यापार, कृषि और शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे एरिया डेवलप हो। इतना ही समय मुझे दिया गया है। मैंने प्रयास किया है कि कुछ बातें सामने रखूं, ताकि आने वाले 2 दिन में जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और मैं मेरे शिक्षक सर समय आप और ले सकते हो सर, समय की कोई वो नहीं है सर। मैं मेरे बहुत सारे विद्वान वक्ता
उनका समय कम हो जाएगा, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। कंपनी सब रख मैं ये चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक साथी इससे जुड़े हैं, जो भी रिसर्चर इनसे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, वो इस बड़े विषय के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे अपने गांव के लेवल पे, अपने तहसील के लेवल पे, अपने कॉलेज के लेवल पे, अपने आसपास के एरिया के लेवल के छोटे छोटे रिसर्च मॉडल डेवलप करें और कोई अच्छा सुझाव सरकार को दें और व्यावहारिक सुझाव सरकार को दें, ताकि आने वाले समय में सरकारों को भी नीति निर्धारण में और ज़्यादा मदद मिल सके। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि देश की सरकार और राजस्थान की सरकार का तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत अग्रणी, सारे मोदी जी भी कह रहे हैं और सब लोग भी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और दूसरे राज्यों की सरकारें भी इस संकट के समय में पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मजबूरी है कि ये संकट कितने दिन तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। इस संकट के साथ साथ रहते हुए जो भी एडवाइजरी जारी करी उन सब का पालन करते हुए धीरे धीरे विकास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शिक्षण व्यवस्था को भी सुचारू करना पड़ेगा, आपस के देश में विकास के काम भी सब शुरू करेंगे। मुझे मिश्रा जी ने और उनकी पूरी टीम ने मौका दिया इस अवसर पर, और हमारे सम्मानीय वरिष्ठ साथी जिनसे हमने मार्गदर्शन लिया, प्रोफेसर अशोक कुमार जी और प्रोफेसर एल के पारिक साहब भी आज मेरे जुड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और बहुत सारे विद्वान देश विदेश से मिश्रा जी ने जोड़ने का काम किया है, बहुत सारे शिक्षक और रिसर्चर सब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत सार्थक सेमिनार के रिजल्ट हो पाएंगे, बहुत अच्छे वक्ताओं को जोड़ा गया है। पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद यादव साहब, आपने बहुत ही सहार गर्भित और बृहद जानकारी हमें प्रदान की है। अब आगे के लिए मैं डॉक्टर रणजीत जी बुढ़ाने को कहता हूँ, आगे इसको कंटिन्यू करें। वो धन्यवाद प्रोफेसर जेपी यादव। I would like to invite Mr. B.N. Misra. He is an academic and academic administration. Misra is founder director of many technical institutes like NSIT, Maharaja Agarsen Institute of Technology. He served as chairman board of governors, Netaji Subhash University of Technology, Delhi. Currently, he is a founder chancellor of a private university in Manipur. He has written dozens of engineering books. He also translated Ramdhari Singh Dinkar poetry in English. I invite to B.N. Misra. धन्यवाद सर। सारे पैनलिस्ट का और सारे दर्शकों का, अटेंडीज जितने हैं, सबको मेरा नमस्कार। इस तरह से दूर में बैठ के मीटिंग करने का मेरा अनुभव बहुत कम है, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो उसमें बड़ी सारी बातें होती हैं, सिर्फ मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, भावनाओं का भी, उसके हाथ के गेस्चर का भी, उसके आप सब कुछ जानते हैं। एनीवे, कम से कम ये तो एक सीख कर उन्होंने दे ही दिया है कि हम लोग को इस विधि से भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का स्किल हासिल करना चाहिए। देखिए, मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं जो कि ये करो, एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूं कि मैं जानता हूं कि एनवायरमेंट का डेवलपमेंट से क्या रिलेशनशिप है। मैं एक साधारण सा सिटीजन हूं जो ये देख रहा हूं कि एक रोग आया है। ये रोग कहाँ तक प्राकृतिक विपदा है और कहाँ तक नहीं है, पर रोग है। क्या इस रोग के आने में हमारा भी कुछ योगदान है, और इस रोग का मैनेजमेंट हमने कैसे किया है? उस मैनेजमेंट में हमने रोग से जो लोग सफर कर रहे हैं उसको तो हमने कुछ न कुछ सुविधा पहुंचाई, लेकिन जो बिल्कुल निरोगी थे, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि किसान मजदूर वगैरह थे, उनको जितनी त्रासदी हुई, उनको जितना तकलीफ हुआ,
शायद उतना तकलीफ जिनको रोग हुआ है उतना भी नहीं हुआ है। एनीवे, तो मेरे डिस्कशन का 3 मुद्दा होगा। एक तो होगा कि ये रोग प्राकृतिक है या मैन मेड है। इस पे बहुत सारा बहस है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसका कुछ कहना है चीन ने किया क्या, अमेरिका ने वो किया, मैं उस में नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कि नेचर, ये पृथ्वी, ये बिल्कुल जो हिंदू दर्शन है उसके हिसाब से, हिंदू दर्शन क्या कहता है, क्योंकि वेदांत उसका पीक है, कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है। जो सामने में नजर आता है वो तो जैसे आदमी एक कपड़ा पहन लेता है, पोशाक पहन लेता है, पर वो आदमी नहीं है। हमारे कोट को, हमारे टाई को क्या हमारे नाम से आप कभी भी पुकार सकेंगे? नहीं। अंदर कुछ और है, और वो हर जगह व्याप्त है। वो क्या व्याप्ति प्रकृति में हर जगह है। हम सब उसी के बच्चे हैं। हमने उनका बहुत बड़ा निरादर किया है। निरादर इसलिए किया है कि उसको खूब नोचा है, खूब चूसा है, खूब चूसा है। चूस चूस के प्रकृति को बहुत ही खाली कर दिया है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन हुआ था रूस में करीब 100 साल पहले। रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? लोगों का बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। तो प्रकृति ने एक एक्सप्लॉइटे इतना ज्यादा हमने एक्सप्लॉइटेशन किया है कि उसी तरह से प्रकृति ने एक रिवोल्ट किया है। इट इज ए रिवोल्ट ऑफ द नेचर against the exploitation that we have been perpetuating since last 300 years. ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि देखिए, हमारे रामायण में एक प्रसंग आता है ना कि स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए रामचंद्र जी दौड़ पड़ते हैं। बड़ी भारी इसमें एक लेसन है। हमारा क्या है? स्वर्ण मृग, प्रगति विकास, प्रगति विकास। उसको पकड़ने के लिए हम दौड़े हुए हैं। होता क्या है? एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई होती है। उस लक्ष्मण रेखा को सीता जी पार करते हैं, पार करती हैं, सॉरी। तो क्या होता है उनका? वो सी वॉज एबडक्टेड। एबडक्टेड बाय हुम? रावण। रावण का क्या मतलब है? रॉन्ग फोर्सेस, बैड फोर्सेस। यानी हमारी आत्मा का एबडक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ द आवर zeal to grow and grow and grow without limitation has made the nature poor and poor and poor in its management. Result, it has revolt. Poor people always revolt. मैंने कहा आपके रूस के रिवोल्यूशन का शायद हिंदुस्तान में भी हो जाए। जिस तरह से कौन सफर किया है सबसे ज्यादा इस सारी त्रासदी किसकी हुई है? वो जो अस्पताल में थे, हाँ हुई है उनकी, या वो जो अस्पताल के बाहर थे। मेरा कहना है कि जैसा हमने टीवी पे देखा है, जो अस्पताल से बाहर थे उनको तकलीफ ज्यादा हुआ है। यानी ये तकलीफ है हैव्स का, हैव नॉट्स का। यानी ये हैव और हैव नॉट्स का जब तक कि खाई हम कम नहीं करेंगे, यदि खाई कम करेंगे तो जैसे यादव जी शायद कह रहे थे कि हमें कुटीर उद्योग का, एक ऐसे उद्योग का जहाँ की सबको नौकरी मिल सके, सबको जीवन यापन के लिए अच्छा कोई काम करने के लिए मिल जाए, एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। वो नहीं करके हम स्वर्ण मृग के पीछे हैं। 5 ट्रिलियन तो ये विकास, वो विकास। ये सब विकास हमारे नाश का जड़ है। हम एक देश के लिए नहीं कह रहे, ये विकास हमारे नाश का जड़ है। हमें वो विकास करना चाहिए जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। हमने इतने पेट्रोल खींच लिए, कितने दिन तक खींच लेंगे? क्या होगा एक जमाने में जब कि बस फिर पैदल ही चलना होगा या घोड़े पे सवारी करनी होगी? लुक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उतना ही खर्चा करें। जैसे सादा रहन और ऊंचा विचार, ये हम लोगों के ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये दुनिया में हर जगह कहा जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम हर चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन एक मजदूर का एक्सप्लॉइट करता है, हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं, सरकार अपने एम्प्लॉय का एक्सप्लॉइटेशन करता है। हर कोई एक्सप्लॉइटेशन में लगा हुआ है। वेयर इज द इक्विबल सोसाइटी? राम राज्य, राम जी के हम मंदिर तो बना लेंगे, क्या राम राज्य भी ला सकेंगे? राम राज्य में क्या था? सहिष्णुता, सद्भाव, लोगों का विचार समझना, एक छोटे से छोटे आदमी की बात का कीमत। एक धोबी कुछ कहता है, रामचंद्र जी उस पे उसको संज्ञान में लेते हैं।
राम राज्य, सुख, शांति, समृद्धि, ज्यादा जरूरत नहीं। ज्यादा जरूरत होगा तो वही दोहन होगा, दोहन होगा तो शोषण होगा, शोषण होगा एक्सप्लॉयटेशन होगा, और ये ऐसी चीजें होती होंगी। देखिए ये धरती बनी है, इसमें हजारों हजार तरह के जीव हैं, सिर्फ आदमी नहीं है। हमारे सामने में तो नजर आते हैं गाय बैल भैंस, ये सब सामने नजर आते हैं, जो कि इतने फ्लोरा फौना है, उसको हम एक एक करके नष्ट करते जा रहे हैं। नष्ट इसलिए कर रहे हैं, जैसे सरकार कह रही है अभी इस डिस्ट्रेस के टाइम को हम अपॉर्चुनिटी में बदलें, तो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्या कहलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया है। फटाफट 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 कितने सारे अप्रूवल उन्होंने दे रखे, वो सारे अप्रूवल एनवायरमेंटल एनिमी है। और वो क्यों है? वी आर रनिंग फॉर द डियर। कौन सा डियर? सोने का डियर। वो क्या है? हम प्रगति कर रहे हैं, नहीं, हम विनाश के रास्ते पे ढुलक रहे हैं। तो ये सब इशू है जो कि सिर्फ हमारे कहने से नहीं, ये एक देखिए, किसी भी समाज में पहले होता है फिलोसफर, फिलोसफर होता है तब होते हैं पोएट्स, पोएट्स होते हैं तब वो भावना जागृत करता है। फिलोसफर्स भावना ज्यादा जागृत नहीं कर सकता। पोएट्स दे दे पुट इन द आइडियाज अमंग्स द पीपल। और फिर होते हैं लीडर्स जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सवाल है कि हमारे यहाँ फिलॉसफी है, हमारे यहाँ जो उस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाएं, वो वर्क खत्म हो गया है करीब करीब। और वो वर्क खत्म हो जाने से क्या है कि अब जो लीडर हैं वही फिलॉसफर हैं, वही पोइट्स हैं, वही एवरीथिंग है। ये तो होगा ही होगा। यानी हमें अपनी प्रगति का रास्ता बिल्कुल दूसरा करना पड़ेगा। प्रगति आज के दिन में कोई नकार नहीं सकता है, कार किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान ऐसे देश में जहाँ की सारे तेल हम रोज खरीद के लाते हैं, इतनी कमी है, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी का क्या जरूरत है? एक IEEE के प्रेसिडेंट आए हुए थे, बहुत जमाने की बात है, 30 साल पहले की। तो उन्होंने ये 3 व्हीलर देखा तो हंस पड़े कि डॉक्टर मिश्रा, यू सी व्हाट इज दिस? सर, you have a big car and you travel alone. How much consumption of the natural resources you do? And here we do 1/10 of that. Which one do you think is better? It can be designed in a better way, its aesthetic look could be better, but in principle, if one man is traveling, why he should be using the resources of another 10 men? थोड़ा देर सोचा उन्होंने, कहा कि यू आर राइट, बट वी कांट चेंज इट। एक ऐसा माहौल हो गया कि हम उसको बदल नहीं सकते। हमारा आज के दिन में वही कहना है, हम कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए इस दौरान में कौन ज्यादा सफर किया, ज्यादा समय ज्यादा यदि हम ले रहे होंगे तो हमें बता दीजिएगा, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ। कौन सफर किया ज्यादा? कोरोना का डर मुझे भी है, मैं उतना सफर नहीं किया हूँ। कोरोना का डर जिसको नहीं था, जिसको नौकरी का डर हो गया, वो ज्यादा सफर किया है। Why don't you reduce that fear? Why? And for that you have to change the mode of development. वो स्वर्ण मृग कौन सा है? वो स्वर्ण मृग को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरे बस का नहीं है, और ना तो इस ग्रुप के बस का है। डेवलपमेंट के रास्ते को बदल देना बड़े लोगों का काम है। वो इस बात को सुनेंगे, समझे कौन? देखिए मैं कहता हूँ, आज से 30 साल पहले की बात, अपना अनुभव। दिल्ली में मेट्रो लग रहा था, उन दिनों के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा थे। मैंने कहा था, सर आप यहाँ मेट्रो लगा रहे हो तो एक काम और करो कि हर घर में फाइबर लगवा दो। 2-3 लोग और बैठे थे उनके ऑफिस में, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कहा कि सर आप देखो मेट्रो क्यों लगवा रहे हो? लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए? लोग दफ्तरों में जाते हैं। यदि लोग दफ्तर जाने के बजाय घरों से काम करने लगे हैं तो आपके मेट्रो पे लोड भी तो कम बैठेगा, और ये तो एक बार लगा दोगे सब दिन चलेगा। लोग हंस दिए थे। मिश्रा जी क्या कह रहे हो आप, ये भी होता है कहीं? सर, look, I don't know, I never knew that there will be a corona or this and that. It was
question in principle. My point is, a whole lot of thinking is needed. Sorry. But हमारा स्वर्ण मृग क्या है? नीति आयोग का काम है ये। हमारे लीडरों का काम है ये। रोज विकास विकास की बात करते हैं, उन लोगों का काम है ये। कैसा विकास? एक तरफ विकास का मतलब कि धन अर्जन का एक तरफ में अंत नहीं है, नहीं धन होने का भी अंत नहीं है। Poverty has got no limit, wealth has got no limit. It is an unjust society. और ये बनता कैसे है? एक्सप्लॉइटेशन से। एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ आदमी का नहीं, एक्सप्लॉइटेशन वहां तक जाता है, वहां तक प्रकृति के हर रग रग में एक्सप्लॉइटेशन जाता है। So exploitation has become a principle on which this society runs. सर, मैं आपको एक आध यदि समय ज्यादा ना हो गया तो एक पोएम सुना दूंगा मैं और फिर बंद करूंगा। ज्यादा समय नहीं हो गया? हेलो, एक पोएम सुना दें सर? सुनाइए सर, सुनाइए। हाँ सुनिए सर, एक बुक सुनाइए सर। उसका एक टाइटल है वर्शिप। आर यू गोइंग टू वर्शिप with a platter of glowing pathies, candles, and a basket full of flowers? Are you going to say something? But he already knows what you are going to say. He holds it because he determines when he has to do that. He surely knows that he has to answer the prayer. After you finish your worship, please show him the mirror. That mirror, kindly excuse me, show him the mirror. I have put that mirror in your flowers. The mirror shows what the mirror shows, kindly hear it. The mirror shows the dilapidation of values, murder of humanity, withered face, feet, soul of her own countrymen, 14-year girl carrying her indisposed father on the bike for more than 1,000 kilometers. The mirror shows the gratefulness that he gave her strength in her legs and hope in her heart. Blood is splattered on the way from wounded souls and wounded bodies by accidents, trains getting diverted and reaching the destination late by a week, kids for fighting corona destined to India delivered somewhere else, bad machines returned from Europe destined to China delivered to India. Ask him who is playing this game. What is the sorry sir, okay, show him the mirror has many other things. Show him people getting into pieces by a train. Show him the ornaments of the mother being snatched and put on sale on the crossroad. Show him the Draupadi being disrobed, but Krishna nowhere. Show him the tears, hunger, thirst, and the black road turning red. Show him the humanity crying and dying. No Narayan anywhere. Free play of demons. Where are the Vishwamitra? Where is Rama and Lakshmana to kill the demons? Sita has been abducted, but no Rama in her search. Has Rama been captivated to live only in a temple? Who has caused the creation? One who has caused the creation and sustains it. Could he be captivated anywhere? Such a folly was done once by Duryodhan. He tried to tie down Krishna. Ask him to send Rama to rescue Sita. Sita, the mother of India. हिरण्यगर्भ संवार्थ ताग्रे भूतस जातः परितेक आसेत सदाधार पृथ्वी धाम उत्यम्यम कस्मय देवाय हविषा विदे। इतना ही कह के मैं खत्म करना चाहूंगा कि हमने जब तक कि अपना मोड ऑफ लिविंग ना करेंगे, बदलेंगे, हमारा लड़ाई प्रकृति से होते रहेगा। और प्रकृति क्या है? हम भी प्रकृति की उपज हैं और उसी प्रकृति से हम लड़ रहे हैं। हमें वो कब तक माफ करेगा? और इस सब के जड़ में है एक्सप्लॉइटेशन, वन वे और द अदर।
ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं होगा, दुख दर्द खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनने के लिए। पता नहीं कहाँ कितने कितना सुना, तो ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें समय कुछ दे दिया कहने के लिए। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। Please, Dr. Mangal, co-convener of this event. Dr. Hemant Mangal. Hello, Arya. Aryavansh. Dr. Hemant Mangal. Can't hear any voice. Actually, there is no आवाज. I'm very much grateful to from my entire team. I Professor can see Mishra, my picture now. That's okay. आपका जो उद्बोधन है बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण था। आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है और साथ में डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल को डेवलप कर ताकि हर थीम का विकास हो सके, बहुत ही वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल उपयोगी सुझाव है और हम इसका करेंगे सुझाव का अमल। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। रणजीत। Shivraj Adhikari, PhD, PG Professor of Economics at Tribhuvan University, Nepal. He has published more than 10 articles in national and international peer-reviewed journals. Dr. Adhikari has played an economist, public policy specialist in conducting research in posting of development plan and project, impact analysis of government policy, insurance, social protection, equality in government, financing and delivery, inclusiveness, impact of healthcare, financial incident analysis, benefit analysis, poverty analysis, cost benefit analysis, and among many others. I invite Dr. Professor S.R. Adhikari. Thank you, sir. Can I have access Yes, sir. to screen share? Yes, sir. Yes, sir. Please provide me. Yes, sir. Yes, sir. No, I cannot, because you should provide me the host. Yeah, not allowed. Give me the host. Professor S.R. Adhikari. Yeah. Yes, sir. Start. Yeah. I want to share my PowerPoint. Yes, sir. Please give me the host. I want to share. I already informed you in the chat box as well as in the email.
If it is not possible, I am going. Okay, thank you for giving me this opportunity. Good afternoon, all of you. Many of you, I think we don't know each other, but I'm going to present on research, the impact of COVID-19 on economy with an example of Nepal. Can you hear me? Sir, now you are able to share your content. Thank you. Adhikari sir, now you are able to share your PPT through share. Yes, okay. Okay, you can see? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you giving me this opportunity. I'm going to discuss about the impact of COVID-19 on economy and example of Nepal. Yeah, I have done some research. I'll share with you. Yeah, there are some background here. Yeah, what are the impact of COVID-19? Yeah, we know that we economists always talk about the supply side, demand side, yeah, impact of COVID on both sides. Supply side we can see, and as well as in the demand side as well. There is one impact of economic growth and employment. Employment and financial sector as well as the poverty. We know that if there is risks, yeah, we need to the risk assessment type of measurement. We use that one to measure the impact and with the policy measures I discussed. And I already talked about this. Yeah, there are two sides, both sides in the demand side and supply side impact. Yeah, let us see in the initial point here in the aggregate demand. This is the aggregate demand side impact. If the economy is in the equilibrium point, this is the supply side curve, this is the demand side curve. If in this case here in the GDP, yeah, but due to the lockdown, in other economic activity, construction of economic activity, the economy is shifted to downward. Downward shift, GDP to GDP4, this is the process of downsizing or downwarding the GDP. Our GDP growth is going down. We can see at the same time, if we look at the supply side, same problem we can see here. In the supply side, supply 1 to supply 2, supply 3, and supply 4. This is shifted upward. That means production is reducing. Production and supply side is reducing. Basically, we cannot produce the industrial sector. Production is going down. In the agriculture sector is also the production is going down. At the same time, yeah, we can see here in the demand side, that means consumption, investment, and export is going down. That's why the economy is going down here. At the same time, this is the effect of supply side, employment also going down. That's why economy is going down or spiral. You see the spiral approach. Economy is going down. Yeah, we can see here there are so many aspects to discuss about the economy. Yeah, we can see in the direct impact of the COVID, we can see in the health sector, that is called mortality and morbidity. Yeah, because in health sector, there are two type of effect. One effect is COVID related problem. We found there cases are increasing day by day, and the hospital sector or maybe health sector, they spend more time and resources there. At the same time, if we focus the COVID, some other diseases are also increasing nowadays. Yeah, we are ignoring other disease, impact of other disease. That's why there should be the balance there. Yeah, we are facing this type of problem in health sector. Not only the health sector, other sector, I am economist, that's why I am talking about the economic sector. There are different type of economic sector impact.
let's see in the behavioral impact, we can say behavior of the government, behavior of the farm or industry and the consumer. There are a lot of change, not only the consumer, but also the education sector, manufacturing sector, and retail services sector. They change their behavior. They change behavior means they cannot do their regular work, and due to that factors, there is an impact in economy. There may be the impact of economy, you can see in the two dimension. In the loss of human capital, maybe this year we are facing worldwide this type of problem. Maybe we'll get the impact of this impact in near future, I think. And maybe there may be the long-term impact as well, because there is the impact of education as well. Yeah, we can see in the manufacturing and other production and employment as well. That's why there will be the long-term effect and short-term effect. We can see this way. Let's say example, I'm giving the example of Nepal. Let's say this is the economic growth of Nepal here. Yeah, in the last 3 years, economic growth is level, that means more than 6%. Yeah, due to the COVID-19, yeah, we get the economic 2.7%. That means it's going down. Yeah, if we don't have COVID, yeah, we expected to have the 7.8 growth, maybe the highest one in the 8.5 growth rate. Yeah, this is the impact. We can see clearly the impact of the COVID is maybe more than 5% economic growth. Yeah, we can see similar type of methods we can apply in the India and in some other country as well. Yeah, we can see that this type of impact. And let's see the impact of in the sectoral impact. In agriculture sector, there is less impact, but there is still there is negative growth or push to negative return, minus 1 point return or economic growth. We can see, but the positive growth rate is positive, but expected growth rate is almost 4%. But we found that this growth rate is almost 3%. Yeah, that's a 1% growth rate is reduced due to the COVID. And similarly, non-agriculture sector, industrial sector, and service sector, and we will get impact on the economy. At the same time, here in the because the lockdown is expanding, it takes a long time, and that's why estimation is going on. World Bank estimation in the 1.8% growth, but we found in Nepal in the 2.27%. And if we measure after 2 months, the growth rate will be reduced again. And we can see in the impact where we can get the more impact, intensity of impact. That means we can see in the tourism sector is intensity impact is high, and livestock and are basically vegetable and perishable goods. There is a different type of impact we can see here, and the very low impact in the public health and government services, electricity, gas. Yeah, I am talking here very less impact in terms of economy, not in terms of burden. I am not talking about the burden. Yeah, in this case, we can see in the health sector in India, in Nepal, in other countries also, in health sector, economic growth rate in the health sector is higher than before. Yeah, but yeah, impact is different. Impact means the economic impact. I am talking about this health impact, or maybe the morbidity and mortality impact is different. At the same time, employment and job loss also impacted. We can see there in the agriculture, yeah, less impact, but there is still impact. We can see, and the non-agriculture sector 10 to 13%. We can see the impact. Yeah, maybe the 500 or say almost 600,000 people are job loss. Yeah, they are facing the unemployment problem or employment problem. Yeah, and
industry we can see there in the same time, and we can see the foreign employment problem also. We can see in the, this is the way I did this study based on the labor survey. We found that there is the impact in different way. In fact, this impact in the last 2 months impact, or after having the lockdown, and then I estimated the 2-month period of lockdown, the impact in here. And we can see in the payment method, payment method is the matters in the economy, because daily wage rate earners and piece rate basis earner they are facing so many problems. Monthly salary earner may not be problem. We may not have such type of problem. We can see 51% they earn the monthly salary, but almost 50% people are getting the pay, daily or weekly base or piece rate basis. That means almost 50% people are facing the problem due to the COVID. Let's see what is the impact of poverty. We can see here this is the short-term poverty although, but the poverty in decreasing here in Nepal here in the 1819. We hope that it will be reduced in 1920 as well. But unfortunately, due to the COVID impact, the poverty is increased almost 2%. And not only the incidence of poverty, but also intensity of poverty also increasing here. We can see this is the real base data I measure actually. And now there are so many problems we can see, but what will be the option? We should discuss about this. There is trade-off. In our COVID situation, we can see that there is trade-off, health and the economy. How to save the health of the people, and here at the same time, how to save the economy of the country. There is a trade-off between health and economy, and we can see in that there is trade-off, but this is towards this is shifted towards the origin side. That means low equilibrium trap. We can see in the economic term. We can see say this is the low equilibrium trap. Going down continuously due to COVID or due to the lockdown situation. And let's see, two extreme situations we can discuss about this. If we want to keep the health status constant, if we focus on the health of the people is very much, at that time economy will be the impact here, E star to E2. This is the impact. If we focus the economy is most important, and at that time health will be the impact, S star to S2, there will be the huge impact in health. That's why we have to think about which is most important, health or economy. The economy also the important because it has impact on the health of the people. Maybe the people can die through the different way. They will face the different type of problem, not only economy, but also social and other sector due to the impact on economy of the COVID. Let's see here, figure 1. There is the impact of health impact here we can see, and health impact in as economy here. So we should balance. If we focus only on health or economy, if we focus on health, there will be huge impact on economy, and if we focus on the economy, there will be the huge impact on health. That's why we need to balance both of them. If there is trade-off, always we should balance both of them. How to balance this? There are different options. Maybe that we can develop the standard and maybe not different issue, and people, government, and all sectors, they should change their behavior, and then we can we'll have the less impact of economy as well as the health. And what are the options? There are 3-4 options.
We can introduce the monetary policy, fiscal policy, and financial rules, regulation, and economic activities. There are different type of policy here. We have to think about how to flattering the curve. Because if we can see here, this is the peak impact of economy, and we need to flat this curve. Anyway, how to impact the flattering this curve? This is our strategy. If we introduce the monetary policy, definitely we need to flatter at this curve. If we flattering this curve, flattering means sharing the problem, or pooling the problem among the people. This is the strategy. That's why we need to distribute. This is the if this curve may be the hypothetical, but it will provide some idea how to inject the new policy, and we can set this threshold. Below the threshold, we'll get the we'll have the capacity to and maybe to care ourselves as well. That's why we have to think this. And what are the other options? First, we can provide to get how to take this stimulus package. We need to provide the space, or maybe how to expand the business. We need to think about this. At the same time, expansionary. We know that fiscal policy and monetary policy both will be the expansionary, because we are going to provide some stimulus package for people, maybe the poor people, maybe the some small and medium enterprises, maybe some farmers. We are going to provide something. That means it is called the fiscal expansionary fiscal policy. And at the same time, in the maybe Reserve Bank, maybe Nepal Rashtra Bank, they can provide the monetary policy, or maybe they inject some type of money in the market. That is also called in the expansionary monetary policy. Both are short-term measures, because they are not good for the economy in the long-term measures. That's why we have to think about how to balance again monetary and fiscal policy. They should go hand in hand. We can balance this, and these are the options. That means all countries are facing the problem of or impact of COVID-19, and both demand side and supply side, and both health and economy. And at the same time, we have the different policy measures, but in the policy measures always there is the trade-off. In this case, how to balance the trade-off this is the most important strategy. And there may be the huge impact in one, or distribution of impact may be the skewed to the poor people, skewed to the daily wage people, maybe the some small and medium enterprises. But anyway, we need to distribute the impact in the not only one side. If possible, we can distribute the impact in the all the sector, maybe all the people, and it will be easy to handle that. That's why we need two type of policy. One policy is we need to provide the stimulus package, one thing, and at the same time we have to distribute the risks, distribute the impact, among the others. That's why that will be the good policy. Thank you. Thank you giving me the opportunity. If you have any questions, this is my actual research and the short-term research. I am doing day to day. Maybe next month I will have another result. And thank you giving me this opportunity. Thank you once again. Thank you. Bye. I would like to invite this conference convener, Dr. M.M. Sheikh,
All friends, on behalf of organizing committee, we are thankful to Professor from Nepal. It is its impact, especially to down like production, agriculture, demand conditions are very important, and also these production and almost problems. I'm also to participants and panelists who attend this conference. And last, again I also thankful to Professor Kari from Nepal. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. I would like to invite the next speaker, from St. Mary Hospital, London. Mr. Agarwal passed the MBBS and MS examination from King George Medical College, Lucknow, India. I made my way of the UK. Thereafter, in the UK, I work in several medical institutes and hospitals throughout and the country, ranging in England and Scotland. I invite Dr. Pradeep Agarwal. Thank you. Can you hear me? Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Budania. Dr. Rajit Budania. It's so nice to actually speak on your platform and in this conference. I would like to say thanks to the host and to the other speakers and to the organizer and to the executive committee of the conference. Now, I will actually give my views on COVID-19 and the voice of UK, what we are feeling here. Let me tell you what I can't see my picture actually, but there is no picture coming on the screen. So could you just have a look of this? Can you hear me all right? Hello? Yes, sir. All right. All right. Yeah, but my picture is not coming. Okay, what is this coronavirus? Let me introduce you to the coronavirus. As a medical person, I've actually looked into this quite deeply. Corona means is crown. It means it's a crown round the virus. Now it is the crown is a matrix protein, and it comprises of a club-shaped glycoprotein. And this club-shaped round the virus gives it a picture of a crown. That's why it is called coronavirus. Right, okay, and it is an RNA virus. An RNA virus is an inert virus. It means it is not live. So how it acts and how it goes to the human being, it needs a host to multiply, and the first host was what I understand by the history of the virus, that it actually jumped out from the lab in Yuan City and went to the wet market and went to the bats and to the pangolins. And in the history of China, there was a drought, severe drought in 1950s, late 1950s, and Chinese were eating everything, all the wild animals finished. They became extinct.
And because of this, there was no animals left, and wild animals contact with the Chinese was gone. So they became very susceptible to any disease transmitting from the animals to the human being, and that's what happened in this case. Now, how it jumped out from the lab, that's a different issue, and I'm not going into that. So coronavirus needs a host to multiply, and it is RNA virus. So it has to give a complementary DNA molecule. When it goes into the host, it gives complementary DNA molecule, and this integrate with the viral genome into the host DNA, that is a man. This is how it multiplies. And when I said it is pleomorphic in nature, it means it is variable in size and shape, and it means when it is variable in size and shape, then it can actually change its character very quickly. And that is very important to understand how the coronavirus sometimes differs in symptoms and presentation from country to country. Now, what is this COVID-19? I'll tell you about this as well. This name was given, COVID-19, a specific name by the WHO. Until now, as SARS and MERS, which are also coronaviruses, they were given the name from the place they originated, country originated, or the symptoms they produce. COVID-19 is actually nomenclature in a different way. COVID is CO is for corona, VI for virus, D is for disease, and 19 is 219. So that is why it is specifically called coronavirus. Now we have to look, whether it was a conspiracy or it was bringing down the economy of the world by the Chinese, deliberate attack, to the economy of the rest of the world, and that's what had happened, if you have a look at the GDP, UK GDP has gone down minus 11.9, and at one point it was minus 20. So it is a severe fall. It is a severe fall. Economically, the country is almost standstill. So what can we do? Now, when I say pleomorphic in the beginning of my talk, the nature of the virus, no, I'm coming to the spiritualism. Now, spiritualism is very important to understand as with this virus and standstill lockdown thing, and lots of things, videos coming, and online courses started, and spiritualism has started as well. Here in UK, all the religious institutions are closed. There are no Sunday prayers in churches. There are no Friday namazes in mosques, and there are no congregations in Indian temples. So there are lots of online chats have started. Online thing has started. So it is very, very good actually. Sorry, but Anisa, I can't see my picture yet. So okay, do something so that I can see myself. Right. Okay, I continue my talk. So I actually had a look that we have got a different kind of consciousness, and I'm not going to go into the details of what the consciousness is. Now, consciousness is universal consciousness. There is a universal consciousness, and there is a soul consciousness, as we all have some kind of consciousness. And then we come to a personal consciousness, that we are awakened, we are aware, we are talking to each other. So this is because of the neural bundle in the body, the transmitting vibrations in the body, and they produce awakening. And that's how we contact with each other. Now the question is that, has coronavirus got its own consciousness? Yes. Every item, every thing you see in the world, whether it is animate or inanimate, has consciousness. But this consciousness is very different
very different from our consciousness. And that is why I say in the beginning that it is pleomorphic in nature, coronavirus. So it can quickly change its strain, and it behaves differently in different circumstances. So we have to be aware of it, that coronavirus may change its strain. We actually got over the first strain, but there is a different strain coming. And that happens in flu, actually. You get a jab, you got vaccination of flu, and then another strain of flu actually attacks you. Now, coming to China, I'm actually watching, or the world is watching, UK is watching, how the Chinese are behaving. They are actually marching and threatening India on the border of India. They are actually taking Tibet, which was a buffer, and destroy the ecology of Tibet. If you actually have a look of Tibet, all the major 10 rivers in that area, they actually originate from Tibet. And in India, there's Brahmaputra, there's Satluj, there's other rivers. They actually originate from Tibet. And there are several rivers that are actually flowing from Tibet to the Chinese area. And what they have done, they made dams. They actually did ecological changes. And because of this, the water and ecology had changed. And that is the biggest crime, a country can do. And it is getting very bullying and very belligerent, and trying to dominate Asia at first, and then perhaps the globe. And if you have a look, connection with this virus to Chinese, they have become very bullish now, because they think that India is suffering because of coronavirus, because of economical downturn. So is it a conspiracy which has been actually made by Chinese to actually attack the world with kind of biological weapon? It's a biological weapon, and that's a crime. And looking at Ladakh area, Sikkim area, Bhutan area, and they are also threatening Vietnam. They're threatening Philippines. They're threatening Australia. They're threatening Burma. They're threatening Indonesia. They're threatening Sri Lanka, and they are actually making it a CPEC corridor, which China Pak corridor, going to Baltistan and Gilgit. So world, actually, UK is very much aware of it. And now China recently started threatening UK. So now, is China vulnerable? Is China vulnerable? We have to understand it as well. The China rapid growth has reduced the poverty, no doubt, and produced prosperity. There's no doubt about this. But what about skyrocketing inequalities, the dangerous financial bubble, the ecological catastrophe, and our prime minister can do a lot of things. Now, the next thing I'll come on how the coronavirus has spread into different countries. It started from China, and then from China it came to Italy. And how it came to Italy? By air travel. By air travel it came, and there was flights coming directly from Yuan to Italy and so on. So Italy suffered the second country in the world, and then it came to Spain. And when it came to Italy, I remember very clearly that Italy said to UK, that look here, you are just 2 weeks behind us. You are just 2 weeks behind us, to watch yourself properly. But in the beginning, it's the advisors here, or the medical and scientific person said, well, we will go for herd immunity. And herd immunity is a very common, sensible thing to do. But, there was pressure by the public, the democracy, and so on. And UK was delayed in putting a restriction for 2 weeks. And look here, what happened in the UK. There are 300,000 proven cases. So it means 3 lakhs proven cases. And there are 40,000 deaths.
So more than 40,000, it increased to, I was looking at the figure, it is 41,500 deaths. So that makes it, the death rate is 14.7%. It's staggering high. And in France, it is 15.7, in Italy 13.6%, and in Spain 11.8%. But you have to look into the population suffered, the percentage in that. Okay, so population suffered, as I said, is 3 lakhs, means 300,000. So population suffered, the death rate among 300,000 is only 0.45%, is less than 0.5%. And if you actually look at in relation to UK population is 65 million, means 6.5 crore. In the whole population, it is just 0.06%. Now, if you break it down further into the age group, 70% people died who were over 75-year-old. That is, out of 40,000 deaths, 30,000 people died who were over 75-year-old. And then 65 to 74-year-old, only 6,340 died. And if you go further down, at the age of 45 to 64, only 4,160 died. And in the age group of 15 to 44 year, only 448 died. And there were only 3 deaths below 15. So is it age related? Now I'm coming to comparing to the Indian population. Now India has got a wide, varied population. It is crammed together, overcrowded, polluted, and they are actually having difficulty safe distancing and so on. Now I've seen actually on the two-wheelers, people are sitting there traveling with a mask on, and no helmet. So they have got more risk dying because of the lack of helmet rather than putting the mask on. And they don't understand it. Sorry. Now, India, yesterday I was listening that the sufferers means positive coronavirus, has reached to more than 3 lakhs. And death is only 5,000. So, I mean, it is very, very low compared to the Western world, where in America, there's 1,20,000 have died actually. Now, I was looking at this. So, there are several things have come to my mind. One is the accuracy of data. Is it accurate? I mean, 300,000 are sufferers in a population of 1.3 billion. So, I mean, it is insignificant. And then, why, there's so low rate of coronavirus in India, although it is on increase now? Is it the immune system? And I looked at the immune system, and the immune system of the body is depending what is your defense mechanism, how you can fight the disease, any disease, and there are some mast cells and so on. I will not go into details of that. So what makes immune system? Immune system is vegetarian, fruits and vegetables, and it is absolutely essential. And going into the medical thing, that it has got beta carotene, it has got vitamin C, it has got vitamin B complex, it has got zinc and several minerals, and these are coenzymes in the metabolism of a particular cell. So that actually makes immune system. So immune system of Indians good, better. And then coming to the gene composition, is DNA composition of Indians different? Indians have got the biggest diversified DNA in the world, as mixing different kind of people coming from different places,
and DNA got changed. So DNA of Indians is very, very different from DNA from other people. Is this DNA giving any protection to coronavirus? And then again, go to the population. That India has got a younger population, and probably they are actually more able to fight and to the disease. And people have talked about BCG vaccination, and Indians are more exposed to pollutants, bacteria, and other virus, smoking. And in the last, I would say that early stages. I mean, is India is still in the early stage to exposure of this coronavirus. So we still have to look. India has to look on the geopolitical changes, that is the threat from China, how it deals with in relation to the coronavirus pandemic, and also within inside India, what is happening. Now, coming to there's some achievement actually. There's some achievement and achievement. Please tell me when my 20 minutes are over or nearly over. Now, achievement. I actually live in a very green area in England, and I've seen even it was quite green and in the beginning, and I couldn't see any pollution here, but I've got a river just 5 minutes from my place, and I've got a big lake there where swans and ducks and all that come, and the geese come from Canada and they migrate. They're absolutely lovely. So I have seen the air quality has improved even here, and the water in the lake, in the river, you can see crystal clear, and I could see fish which I couldn't see before. And the wildlife there are more birds, chirping around. And when I was walking there was a swan there, and I could see 7 cygnets, small swans, baby swans, cygnets. They were actually swimming with their proud mother, and it was absolutely lovely. I never saw it before, and this is the first time we could see cygnets, a swan giving birth to so many cygnets. And then I would say that achievement is family orientation. People are actually visiting, staying with their parents, or so on, and they're staying and working from home. My son is working from home, and lots of doctors here working consultation at home. So is it a good thing? Yes, it may be a good thing, because it is actually somehow they have not to travel. Is avoiding travel and again the pollution. Now, has it brought togetherness? And well, it has actually caused a limitation of humankind, that you are not can do everything, whatever you want to do. Or are we getting a message from the universe that look here, you have done, human being had done enough harm to the Mother Earth, so better be slow down and understand what you are. Now, when we come to the losses, I mean, there are several losses. Economical downturn is the biggest one. The entire world is economically standing still. And education, the schools are closed, children are suffering, education not happening, university are closed, primary schools closed, intermediate colleges are closed, and so on. But, here in UK, we have got online classes running of things. I don't know what is happening in India. So I think that actually given us a different dimension, that in this situation, what else we can do. And that's a big learning. A lockdown, as there's a crowding in the shop has stopped, and human suffering has been immense. There's a fear. There's a fear of coronavirus, what is happening to the world, and people are talking about world war happening and so on, and there is a different kind of world order in place, and that is a fear and uncertainty.
And the travel, in the UK's economical downturn massive is because UK was earning something like 2-3 billions in traveling, in people visiting UK and England, particularly in London, and that money has gone. That money has gone. So, what actually, retrospectively, I said that there's a very small number, very small number, almost negligible number of people have actually suffered from coronavirus. And if you look in the population wise, a very small number who have died because of coronavirus. So is it justified? Is it justified to bring such a huge kind of lockdown and a restriction on the entire population? And that brought fear, that brought, education standstill, they brought, economic standstill. The people started asking questions. And in the beginning, as our Prime Minister here in England, John said rightly in the beginning, maybe, that we should go for herd immunity and let it be sensible and put some restriction, something like, quick understanding of the disease process. Now we have to actually address this as China. The whole entire world is very angry with Chinese who were delayed in notifying the spread of coronavirus, and then WHO did not inform or misinformed actually. It was very slow to start the information, very slow to start, and we have to understand there has to be some kind of global consensus understanding. It is not just going country by country. There has to be global understanding and consent. And there could be quarantine and travel restriction, especially air travel, as it came from Yuan to Italy. So that has to be put in place. Sorry? Right, okay. And then the global health system. The global health system varies from country to country so much. So, I mean, we were in India and here, we were not rapid to identify and treat it. And now coming to the face mask, people talk about, lots of face masks. How much is face mask effective? I would say not much, actually. I mean, you put the face mask, and the disease actually spreads either by droplets or by touch. So droplets is up to 2 meters, actually, at the most. So if you're 2 meters away, you're okay. So it's a safe distancing more important. A face mask, you put a face mask, I think that you're fine. And then you suppose a coronavirus is stuck on the outer surface of the face mask, and then you touch it, and then with the hand you are actually getting infected yourself. So now, important thing is the face mask, in my view, and in so many other people's view, is not too much effective. And what is my suggestion is that safe distancing is important. Safe distancing is important. Frequently washing hands is very important, and wearing gloves is important. Sanitizing your hands and the phone, and the phone is important because you're putting phone all the time. And don't use phone in public, because in a public you're using and you're putting it down here and there while you're safeguarding yourself, but it's a phone. And don't touch your face and rub your eyes. And safe distancing should be followed very strictly. And isolate yourself, quarantine yourself. That is very important. And don't visit and do social gatherings. That is important as well. That social gatherings, it is very easy to get infected. Now,
a word about meditation and yoga. I'm myself a spiritual person, and I very much believe in the universe, that we came from universe and we go back in universe, and we recycle and slowly recycle as we talk about reincarnation, rebirth, and in my view, though I'm Hindu, but that is my view, and now it is views of most of the Westerners, that we actually recycle as a water recycle, goes into the water and then ice, evaporate, clouds, and come back, and trees and all that. So the same way, recycling of our soul with the sanskara comes. So it's very, very important to understand that keep on purifying yourself, keep clarity intact. And purifying means, all the vikar, all the bad thoughts should be moved away and should be replaced by good thoughts. And the humanity, compassion, kindness, that should be actually practiced all the time. So, right, okay, and I mean, has this unemployment has come because of this? Poverty has come with this? Yes, it has. It has, more so in India, but here too people started feeling about this. There is an economic inequality, and that is a biggest curse on a population or a country, because of economical crisis. We are going in recession, and schools are closed. Medical supply, the need of medical supply has increased tremendously, and as India is a supplier of 75% of medicines in the world, and it's been supplying. And food sector, people started stockpiling and so on. They think, oh God, the famine is coming, we are not going to eat anything, and the panic buying happening, and the food sector face tremendous trouble. So I'll end my talk. I don't know how long will it take. Maybe 20 minutes now. I can't hear you guys, and I can't actually see you guys. So I don't know what is happening. I hope that my talk was useful and give some dimension and thoughts to what the people in UK are thinking about the rest of the world. Thank you very much, Mr. Budania, and thank you, the panel people. And this is the end of my talk. I can't hear you, so I don't know what you want to say. Thank you. I would like to invite. Thank you, Ranjit. On the behalf of organizing committee, I am thankful to Dr. Pradeep Agrawal, cancer specialist, St. Mark's Hospital, London, for his valuable suggestions, especially regarding COVID-19, how is nomenclature, its origin, how it is spreading in the world, how it is impact on the society, achievements, losses, suggestions. They are very useful for entire society. How we overcome in this present scenario. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thank you. And next, I can see you now, Dr. Mangal. I can see you. Thank you. Yeah. I mean, it is kind of intermittent. It goes, and now you're gone now, and you're back now. So I don't know what is happening. Is it on your end or my end? I'm not sure about it. But at least my talk actually went on video and in the conference. That Definitely, definitely. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I would like to invite one of thanks for today's speaker and co-convener of this conference, Associate Professor in Geography, working in College Education since July 1998. He has Associate NCC Officer since 2014. There are 8 students pursuing their PhD under supervision. In present, 3 students completed PhD, and while 18 students completed their dissertation, and more than 25
education in various areas. Member of so many new associations and members. And I would like to invite the co-convener for this conference, Dr. Hemant. Thank you, Ranjit. First of all, thank you to you for a part of this use seminar organized by you on the behalf of organizing committee. I am thankful to all respected speakers, sir, Dr. B.N. Mishra, sir, Professor S.R. Adhikari, Dr. Pradeep Agrawal, sir, also Professor Milap. Due to some reason, he is not present today. Their suggestions will definitely helpful to overcome in this period of COVID scenario. Thanks to all. Also, thanks to all participants, panelists for spare time, valuable timing for this conference. Thank you. Also, I'm congratulate one thing. Professor J.P. Yadav, Professor B.N. Mishra, sir, Professor Agrawal evocated some important things. How do we overcome from this present COVID scenario? Because there was recession in economy, there was so many negative things. But important thing is how do we overcome? Through our speakers, we learned a lot कि हम किस तरह इस निराशा के समय से खुद को उभारें, सोसाइटी के लिए कुछ करें, खुद के लिए भी अच्छा करें. यही हमारी कॉन्फ्रेंस का मोटिव भी था. थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू रणजीत, थैंक यू. Thanks, Dr. Hemant. आज के इस पहले दिन के सेशन में उन्हें एक बार सभी वक्ताओं का, जेपी यादव साहब का, मिश्रा साहब का, अरे इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य सदस्य डॉक्टर मिश्रा, सह सदस्य समन्वय कन्वीनर डॉक्टर अनंत शेख साहब, को-कन्वीनर डॉक्टर सभी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स का उन्होंने आज के इस ज्वलंत मुद्दे पे इस वेबिनार को अटेंड किया, अपने विचार प्रकट किए. इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन कल सुबह 11 बजे से वापस लाइव स्टार्ट होगा. पूरी टीम की ओर से सभी अतिथियों का, स्पीकर्स का